जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। यूनिट 1 का पार्ट 2 है एसी सर्किट। एक पार्ट इसमें पहले आ चुका है। यूनिट 1 आज कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो के साथ ही। नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक कमेंट के अंदर है उस चैनल का, आप ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स आपको चाहिए हैं तो पीडीएफ में बिल्कुल डिटेल एनालिसिस। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि एसी सर्किट होता क्या है, कुछ हम हल्की ही जानकारी ले लेते हैं किसी भी एसी के बारे में। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि एसी एक ऐसी करंट होती है जो फ्लक्चुएटिंग करती रहती है, वेरिएबल होती है। किसके साथ में आएगा नहीं ये कहीं पे भी, लेकिन डिटेल में थोड़ा पता होना चाहिए कि वेरी करती है किसके साथ, टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली जो चेंज होती रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एसी करंट। डीसी करंट वो करंट होता है जो टाइम के साथ चेंज न हो, बिल्कुल कांस्टेंट रहे टाइम के साथ, उस करंट को अपन डीसी करंट बोलते हैं। जो इस चैप्टर में आपको एलसीआर सर्किट के अंदर आवश्यक है वो आपको एक टर्म याद रखनी होगी कि डीसी के लिए जो ओमेगा होता है वो 0 होता है। क्लियर, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि क्यों होता है, क्या होता है। अब आप अगर पीडीएफ खोल के देखेंगे तो उसमें आपको शुरू में एवरेज करंट और इफेक्टिव करंट ये दो टर्म में और बताई हुई है। मैं वीडियो के अंदर इन्हें नहीं बता रहा हूँ, पीडीएफ आपको मिलेगा, उसके अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता, बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ है। क्लियर, हम सीधी जो बात करेंगे वो एलसीआर सर्किट से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि वो सिलेबस में ज़्यादा चांस है कि 16 मार्क्स के क्वेश्चन में वो आए। तो इसके अंदर 16 मार्क्स के क्वेश्चन में एलसीआर सर्किट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कई बुक में ये जो आयोटा है उसको ये जे से रिप्रेजेंट कर देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जे और आयोटा अलग नहीं है, दोनों को ये एक ही है। फिजिक्स में कई बार आयोटा को जे से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। क्लियर, जैसा कि आप जानते हैं कि आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये फॉर्म हर कोई जानता है कि ये किसकी फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। अगर आप नहीं जानते तो फिर आपने मैथ ही नहीं पढ़ा 11th क्लास में। क्लियर, आर ई आई थीटा। अब मैंने यहाँ आई क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर आयोटा यूज कर रखा है, इस फॉर्म को इस तरीके से बना लेते हैं, या फिर आप आयोटा की जगह जे भी लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्म ही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म्स है। किसी को इन चीज़ों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप आगे कंफ्यूज रहेंगे पूरे के पूरे एलसीआर सर्किट के अंदर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो वीडियोस है वो आपको देखिए, पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि हम इसमें इंडक्टर कैपेसिटर्स यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एलसीआर सर्किट नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ रजिस्टेंस लगा हो, किसी भी सर्किट के अंदर सिर्फ रजिस्टेंस लगा हो तब फेज डिफरेंस क्या होता है। तो एक टर्म और जान लेते हैं आप, फेज क्या होता है। कोस और साइन के साथ जो आर्ग्यूमेंट होता है उसी को, आर्ग्यूमेंट मतलब आर्ग्यूमेंट तो जानते हो ना, जो एंगल होता है उसी को बेसिकली एक सिंपल भाषा में फेज बोल दिया जाता है। ओनली रेजिस्टेंस, मैंने सर्किट ले लिया, यहाँ एसी सप्लाई लगा दी मैंने, और यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया इससे। क्लियर, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके अंदर पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर आपको ई को यही मान के चलना है, ई नोट ई जे ओमेगा टी। ये आपकी एक वेरी जो मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने इसे डार्क कर दिया है। क्लियर, ई इजक्वल टू मैं ई नोट ई जे ओमेगा टी, जे की जगह आप आयोटा लिख सकते हैं, लेकिन बुक्स में जे लिखा हुआ तो मैं जे यूज करूंगा। क्लियर, अब आप देखते हैं कि करंट किसके अंदर, जब रेजिस्टेंस लगा हो करंट, और किसके अंदर करंट लगा हो और ईएमएफ, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ ये आ गया। अब किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर करंट क्या होता है, आई इजक्वल टू में ई नोट बाय आर, ये होता है। आप लोग इतना तो समझदार हैं कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। वी इजक्वल टू में आई आर होता है, तो मैंने वी को यहाँ क्या लिख लिया, ई लिख लिया, बाय में आर। ठीक है, ई नोट आई नोट में निकाल लेता हूँ। तो ई की वैल्यू ऊपर दी हुई है, ई नोट जे ओमेगा टी बाय में आर। क्लियर, ये दी हुई वैल्यू। इफ आई विल राइट लाइक दिस, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूं, आई नोट ई जे ओमेगा टी, इस तरीके से लिख दूं, वेयर आई इज इक्वल टू मैं ई नोट बाय आर। तो आप इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, ये क्या है, करंट है। अब यहाँ और यहाँ ईएमएफ है, इन दोनों के अंदर आपको कोई एंगल में चेंज दिख रहा है, दोनों जगह सेम है, तो इन दोनों का जो फेज डिफरेंस होता है
वो कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, मतलब जीरो फेज डिफरेंस होता है ईएमएफ एंड किसके बीच में, करंट के बीच में, जब आपका सिंपल रेजिस्टेंस यूज़ किया हो। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ग्राफ भी इस तरीके से इसका डिज़ाइन किया जाता है, पीडीएफ के अंदर ग्राफ भी अच्छे से बनाया हुआ है कि करंट भी उसी डायरेक्शन में है और ईएमएफ भी उसी डायरेक्शन में है और दोनों सेम फेज डिफरेंस में है, मतलब ओमेगा टी दोनों के बीच का एंगल है, आर्ग्यूमेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब दूसरा हम सिंपल यूज करते हैं ओनली इंडक्टर। अब हम एक एक यूज करेंगे, फिर दो दो यूज करेंगे, फिर कंप्लीट एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे। मीन्स आपने कोई एसी सोर्स लिया और पूरे का पूरा हमने एक इंडक्टर इस तरीके से यूज कर लिया। अब हमने जब इंडक्टर यूज किया तो ईएमएफ तो मैं जानता हूँ क्या होता है, ई नोट ई जे ओमेगा टी, वही लेना है पुराने वाला ही, इस पूरे के अंदर पूरे एलसीआर में ही ये लेंगे जितनी जगह लेंगे। और सिर्फ इंडक्टर वाली टर्म के अंदर आप जानते हो तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई को हटाकर एल आई किसके अंदर किया था हमने पिछली वीडियो के अंदर, इंडक्टर के केस में, सेल्फ इंडक्शन के केस में, क्लियर। और इसी चीज से हमने एक रिजल्ट निकाला था जो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। आप लोगों को पता हो या ना पता हो, पता करना है तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, आई बाई डी टी। ये डायरेक्ट रिजल्ट मैंने पिछली वीडियो से उठा के यहाँ यूज कर दिया, क्लियर। ये क्या है, ईएमएफ करंट। अब ई, इसको मैं क्या यूज कर लेता हूँ एज ए, देखिएगा बड़े ई के रूप में इसे यूज कर लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बड़ा ई यूज किया हुआ है। तो बड़े ई अगर मैं इसे इस तरीके से ले आऊँ, एल डी टी इजक्वल टू में डी आई, इसी चीज को, ये चीज लिख सकता हूँ मैं, इसी टर्म को। और दोनों साइड ये, क्योंकि ये स्मॉल करंट है, अगर कंप्लीट करंट निकालना तो बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो आई आएगा, इधर क्या आएगा, ई बाय एल आएगा, और क्या आएगा देखिएगा, इंटू में डी टी। लेकिन ई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ई नोट की वैल्यू इंट्रोड्यूस कर लेंगे, डी टी। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, सिंपल इंटीग्रेशन, ई नोट एल, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई नोट जे ओमेगा टी, और टी अंदर है, टी के बाहर वाला कंप्लीट बाहर ओमेगा, ये इसका क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपको पता होगा कि डिनोमिनेटर में हम आयोटा को नहीं छोड़ते, आयोटा को हम कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर नहीं छोड़ते। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, ऊपर जैसे मल्टीप्लाई, नीचे जैसे मल्टीप्लाई, तो जे स्क्वेयर हो जाएगा, जे स्क्वेयर की वैल्यू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, -1 ई जे ओमेगा टी बाय में एल इंटू में ओमेगा, क्लियर। कुछ इस तरीके से आपकी टर्म बच जाएगी, क्लियर है ये चीज। अब अगर मैं -j की वैल्यू पुट करूं, -j को अगर मैं ये लिख लूं cos पाई बाय 2 प्लस j साइन -पाई बाय 2, किसी को कोई आपत्ति, किसी को, क्योंकि पाई बाय 2 क्या हो जाएगा 0, और ये क्या बन जाएगा -1, तो ये -1 के इक्वल ही आएगा, -j के इक्वल ही आएगा। इस चीज़ को हम कैसे जो है मैथमेटिकली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई आयोटा मतलब j पाई बाय 2 और नेगेटिव का साइन। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने ये कैसे यूज़ कर दिया, मैंने इसकी पोलराइजेशन फॉर्म यूज़ कर दी, दोनों जो एंगल की जगह पाई बाय 2 रख दिया, पाई बाय 2 कोस पाई बाय 2 0 होता है, ये 1 होता है, -1 -j दोनों इक्वल आ गए, तो ये रख दी मैंने, इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर दिया, ई जे पाई बाय 2 ई जे ओमेगा टी। अब दोनों के अगर बेस सेम है तो आप जानते हैं पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो मैंने जे को कॉमन ले लिया, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 बाय में ओमेगा एल, ये आपका कुछ इस तरीके से बचेगा। यहाँ पे इस चीज़ में किसी को कन्फ्यूज़न हो, किसी को भी लग रहा हो कोई कन्फ्यूज़न है। और साथ में एक ई नोट, यहाँ देखो हमने ई नोट छोड़ दिया है गलती से, पूरे के अंदर ई नोट, साथ में ई नोट चल रहा है, ई नोट, क्लियर है। इस तरीके से आ गई वैल्यू। अब आप इस वैल्यू को एक तो कंपेयर करो और एक इस वैल्यू को देखो, ये ईएमएफ है, ये करंट है, तो इसके अंदर कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, -पाई बाय 2, मतलब करंट जो होगा वो पाई बाय 2 पीछे चलेगा। अगर ये ईएमएफ है, ये क्या है ईएमएफ है, तो करंट यहाँ होगा, पाई बाय 2 पीछे चलेगा, इन द केस ऑफ ओनली इंडक्टर, इन द केस ऑफ ओनली इंडक्टर, क्लियर। और इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई नोट ई जे ओमेगा टी -पाई बाय 2, ये टी है,
ये लिख सकता हूँ वेयर आई नोट इज इक्वल टू मैं ई नोट बाय ओमेगा एल। क्लियर। एक और थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं इसके अंदर। हमने फेज डिफरेंस बता दिया कि करंट पाई बाय 2 पीछे चलेगा। ओमेगा एल देखो, करंट इज इक्वल टू ई एम एफ बाय आर, मतलब ये क्या है, रेजिस्टेंस। और सिर्फ इंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस होता है उसे एक्सएल बोल दिया जाता है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। उसे क्या बोल देते हैं, एक्सएल, मतलब इंडक्टिव रेजिस्टेंस उसको बोल देते हैं। ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। अब फॉर डीसी सर्किट, डीसी के लिए ओमेगा क्या होता है, 0, तो एक्सएल क्या होगा, 0 डीसी के लिए। तो डीसी के लिए ये बताओ कि इंडक्टर बेस्ट है क्या। इंडक्टर बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, क्योंकि अगर किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं लगेगा, मतलब ये 0 हो गई, तो करंट क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो डीसी किसके लिए बेस्ट होता है, इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए नहीं होता। आगे बताऊंगा क्यों नहीं होता है। ये समझ गए ना, क्यों, क्योंकि अगर एक्सएल 0 हो गया तो ये करंट क्या हो गया, इन्फिनिटी। मतलब अगर हम इंडक्टर यूज कर देते हैं, डीसी करंट को पास करवाने के लिए अगर इंडक्टर यूज करते हैं तो इनफाइनाइट करंट फ्लो करेगा, किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं लगेगा तो वो करंट आसानी से पार हो जाएगा, हीट का लॉस कम होगा। क्लियर। इसलिए जो इंडक्टर है वो डीसी सर्किट में बेस्ट माना जाता है, गुड माना जाता है। क्लियर। इंडक्टिव एजेंट एक्सेल होता है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ओनली इन द केस ऑफ थर्ड केस हम बात कर लें, ओनली इन द केस ऑफ कैपेसिटर, ओनली द केस ऑफ कैपेसिटर। अब अगर ओनली केस बात करें कैपेसिटर की, मीन्स कि कोई भी हमने एक एसी सप्लाई लगा दी और उसके अंदर हमने एक कैपेसिटर लगा दी। कैपेसिटर साइन तो जानते हो ना किस प्रकार का होता है। तो सिर्फ ईएमएफ किसके इक्वल आया, ई नोट ई जे ओमेगा टी अगेन। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होगी कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये कहाँ से है, ये कैपेसिटेंस फर्स्ट सेमेस्टर याद करो। क्यू को मैंने छोटे क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, सी वी, सी क्या है, कैपेसिटेंस। क्लियर है, सी क्या है, कैपेसिटेंस। और ई जो वी है ये क्या है, आपकी ईएमएफ। तो मैंने इसे किससे, बड़े ई से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। तो अब हम ई की वैल्यू रख लेते हैं। क्लियर। ई नोट ई जे ओमेगा टी, और दोनों साइड डेरिवेटिव कर दो, डी क्यू बाई डी टी, सी ई नोट ई जे ओमेगा टी, और अंदर का डेरिवेटिव जे ओमेगा बाहर आ गया। क्लियर, जे ओमेगा बाहर आ गया। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट। और जे की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं, ई पाई बाई 2 जे प्लस का। क्यों, क्योंकि जब माइनस होता है तो हमने क्या यूज किया था, ये यूज़ की थी। आपको ये वैल्यूज़ कंफर्म होनी चाहिए, इनको डायरेक्ट यूज़ करूँगा, जितनी जगह भी यूज़ करूँगा। ओमेगा सी ई नोट ई जे ओमेगा टी इंटू ई जे पाई बाई 2। अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ई नोट और इसमें जो बनेगा ई जे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओमेगा सी, इसको देखिएगा ईएमएफ, तो 1 बाई ओमेगा सी, इसको बाय में ले आते हैं, ई जे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्लियर। इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको मैंने आई नोट इंट्रोड्यूस कर दिया, आई नोट या फिर आई इंट्रोड्यूस कर दिया, जो भी आपकी श्रद्धानुसार आप क्या करना चाहते हैं, 1 बाई ओमेगा सी। क्लियर। अब ये 1 बाई ओमेगा सी ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस। और सिर्फ कैपेसिटर केस यूज किया है तो ये क्या बन गया, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस एक्सी। तो एक्सी किसके इक्वल होता है, 1 बाई ओमेगा सी के। ये भी आपको यहाँ से पता चल गया। तो यहाँ पर मैंने यूज कर लिया आई नोट ई जे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा ये है आपका सिंपल ईएमएफ और ये है आपका करंट, ये है आपका करंट। तो करंट पाई बाई 2 क्या है, प्लस का है, तो पाई बाई 2 आगे रहेगा। मीन्स अगर जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अगर ईएमएफ यहाँ है, ईएमएफ यहाँ है, तो करंट यहाँ होगा, किसके केस में, इंडक्टर के केस में। जबकि रेजिस्टेंस इंडक्टर सॉरी जब ईएमएफ यहाँ है तो करंट यहाँ होगा इन द केस ऑफ कैपेसिटर। इंडक्टर के केस में पीछे होगा, ईएमएफ आगे होगा इंडक्टर के केस में, और करंट आगे होगा किसके केस में, कैपेसिटर के केस में। आप लोगों को ये पूरा डेरिवेशन समझ आना चाहिए। ये जो बेसिकली है ये रिजल्ट मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में यूज़ किया है कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर जितना चार्ज स्टोर होता है वो उसके पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो से आपके लिए बनाया, आपको नहीं पता तो आप उसको देखिए भाई।
क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं डीसी की, डीसी में फिर से ओमेगा 0, तो एक्सी 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, एक्सी इन्फिनिटी, मतलब किसी भी डीसी डिवाइस के लिए एक्सी क्या हो गया, इन्फिनिटी, मतलब रेजिस्टेंस हो गया इन्फिनिटी, तो वो करंट को क्या नहीं होने देगा, पास ही नहीं होने देगा, करंट को पास ही नहीं होने देगा। इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि जो कैपेसिटर है वो डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक। डीसी को कौन ब्लॉक करता है, कैपेसिटर। क्यों ब्लॉक करता है, क्योंकि उसका एक्सी इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि ओमेगा 0 होता है, एक्सी 1/ओमेगा c होता है, ओमेगा 0 मतलब एक्सी इन्फिनिटी। अगर किसी चीज़ का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया तो उसके कैपेसिटर में से करंट पास कैसे हुआ, क्योंकि वो उसके ऊपर कितना लगा देगा, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस लगा रहा है, प्रतिरोध लगा रहा है, जाने ही नहीं देगा उसको। क्लियर। इस प्रकार से भाई हमने एल भी कंटेन कर दिया। सिंगल एल में हमने देखा कि π/2 पीछे रहेगा करंट, सी के अंदर π/2 करंट आगे रहेगा, रेजिस्टेंस के अंदर किसी प्रकार का कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा। इस तरीके से हमने एल सी आर अलग अलग सिंगल हमने स्टडी कर लिया। अब हम जो है स्टडी करने वाले हैं एल आर स्टडी करेंगे पहले, फिर आर और सी, ये दो कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे, उसके बाद हम एल सी और कंप्लीट सर्किट को स्टडी करेंगे। क्लियर। तो अब हम जो पहला स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस और इंडक्टर का, मीन्स आर एंड सी का, बोथ। मीन्स ये कोई ऐसी सप्लाई लगा दी मैंने, यहाँ पे मैंने किसी प्रकार का रेजिस्टेंस यूज कर दिया, यहाँ पे मैंने इसके साथ में एक कैपेसिटर यूज कर दिया। क्लियर। आर एंड सी, किसी प्रकार का मैंने एक कैपेसिटर यूज कर दिया यहाँ पर, इस चीज़ में किसी को गड़बड़, ये सर्किट समझ आ गया सबको। एल एंड आर मैंने एक आर यूज किया है, एक सी यूज किया है। क्लियर है। और एक ऐसी सप्लाई मैंने यूज कर दी। अब इसका ईएमएफ क्या आएगा, जितना ईएमएफ रेजिस्टेंस का था और जितना ईएमएफ कैपेसिटर का था, इन दोनों का एडिशन आएगा, बेसिकली इन दोनों का एडिशन आएगा। और सिमिलरली ई किसके इक्वल है, ई नोट ई जे ओमेगा टी के। यहाँ पर आपको थोड़ा मैथमेटिकली गड़बड़ लगेगा, क्यों, क्योंकि वो पता नहीं फिजिशियंस ने क्या किया है, लेकिन उन्होंने यहाँ मैथमेटिकली इस चीज़ को करेक्ट नहीं माना है। मैथमेटिकली देखेंगे हम क्यों करेक्ट नहीं है, अभी बताऊंगा मैं। तो आर, अब ई आर क्या होता है, आई नोट आर इक्वल होगा, प्लस ये किसके इक्वल होता है, यहाँ एक गड़बड़ होती है, देखिएगा ध्यान से। आई नोट बाय में ओमेगा सी और जे नेगेटिव, ये लेता है। ये क्यों लेता है, ऐसा रीजन क्या है कि इसे ये लेना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसी कैपेसिटेंस किसके इक्वल, बाय में रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस मतलब एक्सी, और एक्सी कितना है इसका, एक्सी कितना है इसका, ओमेगा सी। ये तो समझ आ गया। अब ये सर माइनस जे का क्या चक्कर है, माइनस जे क्या बता रहा है कि जो ईएमएफ है वो कितना π/2 पीछे है, ये कौन डिनोट कर रहा है, माइनस जे डिनोट कर रहा है। इस वजह से हमने इसे यहाँ पर एडजस्ट किया है। हम इसे इंडक्टर में भी एडजस्ट करेंगे, वहाँ प्लस का करेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ ईएमएफ क्या होता है, आगे होता है, तो वो मैंने फेज डिफरेंस इसीलिए पहले करवाया था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर। अब दोनों में से मैं क्या कर लेता हूँ, आई नोट को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो आर माइनस जे ओमेगा सी। इसमें किसी को कन्फ्यूजन, मैंने सिर्फ आई नोट को कॉमन निकाला है, तो आई नोट मेरा कितना आ गया, आई नोट किसके इक्वल आ गया, ई आर माइनस जे ओमेगा सी के इक्वल आ गया। अब मैं अगर यहाँ पर ई नोट जे ओमेगा टी ये यूज कर दूं और आर माइनस जे ओमेगा सी लिख लूँ, कोई कन्फ्यूजन, सिंपल। अब तक तो वही चल रहा है जो चलना चाहिए था। क्लियर। सिंपली वैल्यूज ही पुट किए। अब ये क्या करता है, अब ये करता है खेलो, खेलो क्या करता है, ये कहता है कि जो नीचे वाला है उसको आप क्या ले लीजिए, उसका क्या ले लीजिए, मैग्नीट्यूड, मतलब आर स्क्वेयर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वेयर। और जो जे है ध्यान से सुनिएगा, जो जे है उसको हम कैसे लिखेंगे, जे को कैसे लिखोगे भाई, यहाँ पे एंगल नहीं लिखना है, माइनस जे फाई ये लिख लेते हैं। और इसे क्या बाहर लिखते हैं, इसे कहाँ लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। क्यों बाहर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ होगा स्क्वेयर, लेकिन यहाँ स्क्वेयर नहीं है, मैं कह रहा था ना मैथमेटिकली गड़बड़ है, यहाँ स्क्वेयर होगा, जे का स्क्वेयर होगा पूरे का कंप्लीट का, तो बाहर आएगा तो सिंगल बचेगा, ये बात ठीक आ गई। लेकिन आर के साथ तो नहीं है, यही फिजिशियंस ने गलती की है, उन्होंने सीधा इसे डायरेक्टली बाहर लिख लिया है,
इस तरीके से आपको भी याद रखना पड़ेगा भाई ये स्टेप, क्योंकि अगर मैथमेटिकली सोचोगे तो ये रॉन्ग है, अगर ऐसे सोचोगे तो ये ठीक है। ठीक है, जो जे था उसकी जे की वैल्यू को मैंने अब की बार क्या कर लिया, माइनस जे पाई बाय टू रखने की बजाय उस पाई बाय टू एंगल को मैंने फाई से डिनोट कर दिया है। क्लियर, इसमें से किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ई यहाँ है, ई यहाँ है, इसको ऊपर लेके जाओगे, ई नोट ई जे ओमेगा टी, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बाय में आर स्क्वेयर प्लस वन बाय ओमेगा सी का होल स्क्वेयर। अब अगर ये पूरी की पूरी चीज़ को मैं आई नोट डिनोट कर दूँ इस पूरे वैल्यू को, तो किसी को कोई गड़बड़, किसी को कोई कन्फ्यूज़न, ये जो पूरी टर्म है मैं इसको क्या डिनोट कर देता हूँ, आई नोट डिनोट कर दिया मैंने, ई में बाय रेजिस्टेंस। और इसमें जो है मैंने पता है मेरे को कि ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है। ये क्या आ गया, इसका फेज डिफरेंस आ गया। तो अब देखिएगा ये आ गया करंट और ये आ गया ईएमएफ। तो इन दोनों के अंदर आपको फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है, फाई का। वो फाई एंगल आपका कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर पिछली बार हमने सिर्फ और सिर्फ पाई बाय टू लिया था, क्योंकि वहाँ पर क्या था, हमें डायरेक्ट पता था एंगल का, लेकिन अब एल और आर दोनों सर्किट यूज हैं तो हमें पता नहीं है कि वो एंगल कुछ भी हो सकता है। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, फाई का आ गया। किसके केस में, जब हमने आर एंड सी दोनों सर्किट्स यूज किए। पूरी प्रोसेस डिटेल से आपको बता दी है, कैसे मैंने इस पूरी वैल्यू को आई नोट यूज कर लिया है, ये आई नोट इसके इक्वल है। क्लियर, ई जे ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, वो थोड़ा मैथमेटिकली टर्म्स है। आपको सिंपली ये पता होना चाहिए ये क्या होता है, ये रिजल्ट कैसे बना है, और आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए। आप हर चीज़ निकाल सकते हो, बाकी तो हर चीज़ मैथमेटिकली यहाँ पे वैल्यू पुट की है हमने, सिंपली यहाँ पे मैग्नीट्यूड किया, इसको ऊपर लेके गए हैं, वही सारी चीज़ें, फाई डिफरेंस फेज आ गया है। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम यूज़ करते हैं कि सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टर दो सर्किट्स यूज़ किए हों, जब रेजिस्टेंस और सर्किट दोनों अब हम अगला केस करते हैं जब आर एंड आई यूज़ किए हों। आर एंड आई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। इस तरीके से मैंने एक सर्किट बना लिया, उसमें मैंने ये सर्किट यूज किया है, ये क्या है आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टर है एल। क्लियर, तो अब सिंपली ई किसके इक्वल, ई नोट ई जे ओमेगा टी के। क्लियर, और ई किसके इक्वल, रेजिस्टेंस प्लस ई एल इंडक्टर, इन दोनों के इक्वल। किसी को कंफ्यूजन नहीं। आई नोट आर मैंने लिख दिया, किसी को कंफ्यूजन नहीं। ई एल मतलब आई नोट आर, आर इसका क्या होता है एक्स एल आई नोट, एक्स एल क्या होता है ओमेगा एल आई नोट। और एक मैंने यहाँ यूज कर दिया जे वर्ड, क्यों यूज कर दिया, क्योंकि ईएमएफ पाई बाय टू आगे होता है ओनली इन द केस ऑफ इंडक्टर, जे ओमेगा एल आई नोट। क्लियर, आई नोट को मैंने दोनों में कॉमन ले लिया और बाई में लेके चला गया मैं इस रिजल्ट को, जे ओमेगा एल। दोनों साइड मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ई जे ओमेगा टी, और यहाँ पर मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया, पूरे का रूट। क्लियर, और बाहर क्या आ गया आपका, बाहर देखो पिछली बार क्या आया था, माइनस आया था, क्योंकि माइनस जे था, आपकी बार प्लस जे है तो ये बाहर आ गया। किसी को कन्फ्यूजन, सिमिलरली ये जाएगा ऊपर, ई नोट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल का स्क्वेयर, और ई जे कॉमन ले लिया मैंने, ओमेगा टी माइनस फाइव। अब ये मत पूछना कि नीचे है तो पॉजिटिव तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ गया। तो माइनस फाइव का क्या आ गया, इसमें फेज डिफरेंस आ गया, और इस पूरी वैल्यू को आप क्या डिनोट कर देंगे, आई नोट। किसी को कोई कन्फ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर है, तो इसमें भी आपको पता चला है कि ईएमएफ क्या करेगा, करंट से बिहाइंड लैग करेगा। किस फेज डिफरेंस से, माइनस फाइव के फेज डिफरेंस से। जो करंट है वो कहाँ रहेगा, ईएमएफ से पीछे ही रहेगा इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। क्लियर, लेकिन सिंपल इंडक्टर में ईएमएफ आगे रहता है, करंट पीछे रहता है। क्लियर, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से ईएमएफ आगे रहेगा, करंट पीछे रहेगा माइनस फाइव के डिफरेंस से। वहाँ किसका डिफरेंस था, सिर्फ पाई बाय टू का। क्लियर, तो यहाँ पर आपको आर एंड आई सर्किट भी यूज हो गया है, आर एंड सी भी यूज कर लिया है।
सिंगल भी पढ़ लिया हमने, एलसीआर को सिंगल भी पढ़ लिया, डबल भी पढ़ लिया। अब हम इसको पढ़ते हैं ट्रिपल में। जब हम क्या करें, एलसीआर एक पूरा सर्किट यूज करें। आप लोगों के एक्सपेरिमेंट बुक में भी दिया होगा, आपने एक्सपेरिमेंट में भी किया होगा एलसीआर सर्किट, क्लियर। तो इस वजह से इसकी जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा है भाई। आपको एक्सपेरिमेंटली वाइवा में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें बनने के चांसेस है। तो मैंने अब आर भी यूज़ कर लिया, सी भी यूज़ कर लिया और एल भी यूज़ कर लिया। तीनों के तीनों सर्किट मैंने एक में यूज़ कर लिए। तब क्या खेल रहा हुआ वो चीज़ हम समझते हैं, क्लियर है। जब हमने एसी सर्किट में एलसीआर तीनों के तीनों एक साथ यूज़ किए तब क्या हुआ, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं एल और आर के सर्किट को आगे प्रोसीड करते हैं। ई को अब हम लिखते हैं ई आर ई एल प्लस ई सी। सिंपल वैल्यूज़ मैंने वहाँ जो यूज़ की थी वही यहाँ यूज़ करूँगा, बताऊँगा नहीं रीज़न क्या है। अब मैं दोबारा थोड़ी बताऊँगा। ओमेगा एल, सॉरी एल है, और ये क्या है, ओमेगा एल आई नोट माइनस जे ओमेगा सी आई नोट। वहाँ मैंने इन चीज़ों को प्रूफ करके भी दिखाया था आप लोगों को कि कैसे कैसे करना। अब यहाँ पे प्रूफ नहीं कर सकता मैं बार बार में। आई नोट को अगर मैं लिखूँ तो ई नोट ई जे ओमेगा टी मैंने कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद डायरेक्ट इसको बाय में ले आता हूँ मैं। जे मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी, ये एक्सपेंडेड बच गया। अब दोनों का क्या कर लो, मैग्नीट्यूड कर लो सिमिलर दोबारा से। पूरे का मैग्नीट्यूड आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी, इस पूरे का होल का मैग्नीट्यूड, और प्लस जे है तो जे फाई, ई जे फाई ऊपर जाएगा, ई नोट ई जे कॉमन ओमेगा टी माइनस फाई। ये तो क्या आ गया, इसका फेज डिफरेंस आ गया, माइनस फाई का तो फेज डिफरेंस आ गया इसके अंदर। कोई दिक्कत किसी को नहीं, 9 नहीं, ये फाई है, क्लियर। और यहाँ क्या करिए हमने, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी ओमेगा एल को क्या लिख सकता हूँ, एक्सएल लिख सकता हूँ, और 1 बाय ओमेगा सी को एक्स सी लिख सकता हूँ, क्लियर। तो इस पूरी चीज़ को, ये जो नीचे है, नीचे क्या है, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर का अंडर द रूट, इसी को बोलते हैं इम्पीडेंस, जो आपने एक्सपेरिमेंट में किया हुआ है। इम्पीडेंस भी समझ आ गया ना, क्या होता है इम्पीडेंस, कैसे बना है कैसे नहीं बना है, क्लियर। इसी चीज़ को हम इम्पीडेंस के नाम से जानते हैं। अब कंडीशन है जब एक्सएल किसके इक्वल हो जाए, एक्ससी के इक्वल हो जाए। एक्सएल जब एक्ससी के इक्वल हो जाए तो इम्पीडेंस आपकी किसके इक्वल हो जाती है, रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाती है। अब देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, आर का स्क्वायर बाहर आएगा तो आर मतलब रेजिस्टेंस की डायरेक्टली इक्वल हो जाती है, क्लियर। यदि एक्सी आपकी एक्सएल से ज़्यादा हो जाती है तो कैपेसिटर डोमिनेट करेगा। कैपेसिटर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, मतलब कैपेसिटर ज़्यादा अपना प्रभाव देगा। यदि एक्सएल ज़्यादा हो जाता है एक्सी से तो कौन ज़्यादा प्रभाव डालेगा, इंडक्टर। एक्सएल ज़्यादा हो जाता है एक्सी से, तब कौन प्रभाव डालेगा, इंडक्टर अपना ज़्यादा डोमिनेटिंग करेगा, क्लियर है। तो इस चीज़ में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि फेज डिफरेंस -5 है। लेकिन जब ये अलग अलग कंडीशंस लगा दी जाती है तो कुछ अलग अलग कंडीशंस बनती है। कैपेसिटर डोमिनेट करता है, इंडक्टर डोमिनेट करता है। जब एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाते हैं तो रेजिस्टेंस में किसी प्रकार का कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, क्लियर। ये और इम्पीडेंस को भी आपको समझ आ गया है भाई इम्पीडेंस क्या होती है। इसमें भी किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कैसे मैंने इसे किया है। ये वैल्यूज़ की है, यहाँ से आई नोट कॉमन लिया, बाय आया, मैग्नीट्यूड किया, ये टर्म जो है इसको इम्पीडेंस बोलते हैं, ये बता दिया तुम लोगों को, पूरा अंडर द रूट है ये। पीडीएफ के अंदर बाकी हर चीज़ लिखी हुई है, क्लियर। अब हम बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की। ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट थोड़ा डिफिकल्ट सर्किट है, समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है। इसको समझिएगा, ध्यान से कोशिश कीजिएगा समझ पाए आप। ये एक एसी सर्किट है। मैंने क्या किया, मैंने रेजिस्टेंस को और इंडक्टर को दोनों को लगा दिया सीरीज में, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर से पैरेलल में। किसी को कन्फ्यूज़न भाई सर्किट में नहीं होनी चाहिए। यहाँ से जो करंट पास हुआ मैंने उसे डिनोट कर दिया एक्सएल से, यहाँ से जो डिनोट हुआ मैंने उसे एक्सी से। अब आप जानते हैं पैरेलल के अंदर करंट रहता है ऑलवेज, करंट ऑलवेज क्या, वोल्टेज ऑलवेज क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये आप जानते हैं। तो ई मैंने लिख लिया, ये दोनों के सम के इक्वल टोटल करंट आएगा, ये आप जानते हैं। जितना कैपेसिटर से जाएगा जितना इंडक्टर से जाएगा दोनों सम आएगा। वेर एक्सएल किसके इक्वल है, जितना करंट आपका रेजिस्टेंस से निकला, जितना करंट आपका इंडक्टर से निकला छोटे एल से,
क्लियर। ये जो पीडीएफ में गलती हो गई भाई, एक्सेल इज करंट फ्रॉम रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टेंस लिख दिया गया है वहाँ पे गलती से। वहाँ पे आप सेकंड रेजिस्टेंस को काट कर इंडक्टर यूज़ कर लीजिएगा, वरना आपको अगर ये समझ आ गया तो आपको वहाँ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ जाएंगे आप ऑटोमेटिकली। क्लियर। एक्सेल पूरे करंट को डिनोट कर रहा है, और एक्सेल में करंट किसका, रेजिस्टेंस का अलग से, इंडक्टर का अलग से, मैंने ये लिख लिया। तो मेरा एक्सेल किसके इक्वल आएगा, आई नोट आर, आई एल आर। क्लियर। जो मेरा ये आएगा कि मैं इंडक्टर के अंदर से मेरा कितना ईएमएफ जाएगा, उसको मैं थोड़ा डिनोट करता हूँ। ई किसके, क्योंकि ये दोनों किसके अंदर है, सीरीज के अंदर, तो सीरीज में ईएमएफ फुल कंटेन करते हैं अपन, ई एल प्लस ई आर। क्लियर है। ईएमएफ दोनों का सम जितना इससे जाएगा जितना इससे ईएमएफ जाएगा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि ई एल क्या लिखेंगे, ओमेगा एल सी आई एल क्यों, क्योंकि इसमें से करंट कितना जा रहा है, आई एल टोटल, और आई एल इंटू में आर लिख सकता हूँ मैं इसे। रेजिस्टेंस के अंदर से इतना ईएमएफ, रेजिस्टेंस के अंदर इतना ईएमएफ। अब इस चीज़ को तो जानते हैं, इस चीज़ में किसी को कन्फ्यूजन नहीं। तो मेरा एक्सेल किसके इक्वल आ गया, अगर मैं पूरा लिखना चाहूँ तो मेरा एक्सेल किसके इक्वल आ गया, आर प्लस जे ओमेगा एल के इक्वल आ गया। मैंने इन दोनों कॉमन लिया, इसको बाय में ले आया। किसी को कन्फ्यूजन, भाई एक्सेल की मेरे पास वैल्यू आ गई, यहाँ से यहाँ यूज़ करूँगा एक्सी। अब यहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को कि ई बाय एक्सी, बात सही है। अब एक्सी में हम क्या लिखते थे, वहाँ पिछले वाले सर्किट में हम ये यूज़ कर देते थे डायरेक्ट, और यहाँ पर माइनस ये यूज़ कर देते थे। वहाँ हम इस वजह से यूज़ करते थे क्योंकि वो दोनों किसमें थे, सीरीज कम्बिनेशन में जुड़े होते थे। लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर पैरेलल कम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, तो इसमें अपन इस चीज़ को यूज़ करेंगे। इस चीज़ में किसी को कन्फ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा हो जाती है कि ये हमने क्यों यूज़ किया। अगर आपको है तो आप डायरेक्ट याद कीजिएगा, लेकिन मैं बता भी देता हूँ पैरेलल में यूज़ किया है तो हम सिर्फ केस लेंगे ओनली कैपेसिटर वाला, और ओनली कैपेसिटर में मैंने आई नोट को जो है इससे डिनोट किया था, आप लोग ध्यान हो तो आप लोगों को। क्लियर। जे मैंने एक फालतू जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कि जे है। क्लियर। और इसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया है क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर जो पैरेलल का करंट है वो पॉजिटिव लिया गया है, तो आई मैंने ले लिया। इसको मैंने क्या किया, जे ओमेगा सी इंटू ई यूज़ किया है। क्लियर। प्लस मैंने ये जो टर्म थी मेरी आर प्लस जे ओमेगा एल, मैंने इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे जो है पुट कर दिया है। अब मेरा आई किसके इक्वल है, खुद ई बाय जेड के। जेड क्या है, इम्पीडेंस को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, तीनों सर्किट है लेकिन पैरेलल के अंदर है, तो इम्पीडेंस कहीं ना कहीं तो आएगी। प्लस ई आर प्लस जे ओमेगा एल। क्लियर। अब मैं ई से ई दोनों साइड कैंसिल आउट कर देता हूँ। क्लियर। ई को मैं दोनों साइड से कैंसिल आउट कर देता हूँ, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई। अब आप अगली बात ये जानते हैं कि भाई बाय में कभी भी आयोटा नहीं आता है, तो 1/z को मैंने क्या किया, जे ओमेगा सी प्लस मैंने आर माइनस जे ओमेगा एल को इंट्रोड्यूस कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने के कारण यहाँ पर ये आ गया ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर। इसको कन्फ्यूज़न नहीं करना भाई, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, लेकिन साथ में जे का स्क्वेयर भी तो आएगा ना, और जे स्क्वेयर क्या होता है, -1, तो वो माइनस को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जो है पॉजिटिव साइन यूज़ किया है। क्लियर। 1/z को अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँ तो आर स्क्वेयर जे ओमेगा सी प्लस जे ओमेगा क्यूब एल स्क्वेयर सी प्लस आर माइनस जे ओमेगा एल बाय में आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर। इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया, सिंपल मैंने इधर मल्टीप्लाई की और इस तरीके से इसको डिनोट कर दिया है। अब आगे जो रिजल्ट बनेगा, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो मेरा z किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर आर स्क्वेयर जे ओमेगा सी प्लस जे ओमेगा क्यूब एल स्क्वेयर सी प्लस आर माइनस जे ओमेगा एल। क्लियर है। इस तरीके से किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, इसमें तो मेरे को लगता नहीं कोई कन्फ्यूज़न है। अब जे 3 टर्मों में है, इस टर्म में इस टर्म में इस टर्म में, तो जे को क्या ले लीजिए आप, कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर सी एल एल स्क्वेयर। ये एल स्क्वेयर है भाई, सी नहीं, ये एल स्क्वेयर है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये मेरा सी और आर कई बार कन्फ्यूज़न कर देता है। क्लियर। तो प्लस मैंने जे को क्या ले लिया, दोनों के अंदर से कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा आर स्क्वेयर ओमेगा सी प्लस ओमेगा क्यूब एल स्क्वेयर सी और माइनस ओमेगा एल, ये पूरे का पूरा बचा है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए।
क्लियर है, डैम श्योर है। अब मैं इसका क्या ले लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, जैसे हम पीछे लेते थे, क्यों, क्योंकि एक जे आ गया, आर आ गया और एक पूरी टर्म आ गई, तो दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। जे को हम कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से, जे को हम इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट आपको करना है तो 2-3 टर्म्स आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। जैसे एक तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी पड़ती है, कैसे आई है। एक यहाँ पे जो स्टेप उठा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपको रेशनलाइजेशन वाला स्टेप। ये 3 स्टेप अगर आप याद रख लेते हैं तो आपके 16 मार्क्स तो कन्फर्म है। अब आप ये भी याद नहीं रख सकते तो फिर कुछ तो गलत आप कर ही रहे हैं। आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा सी प्लस ओमेगा क्यूब एल स्क्वेयर सी माइनस ओमेगा एल का पूरे का होल स्क्वेयर, मैंने इसे इस तरीके से लिख लिया। पूरे का रूट है, कंप्लीट के रूट जाएगा। क्लियर है, कंप्लीट का मैंने क्या क्लियर रूट लिख लिया है। अब इस रूट्स को, ये जो रूट मैंने लिखा है, इस रूट में हम इस पूरी टर्म को जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं, इस पूरी टर्म को जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो जीरो है। एल स्क्वेयर सी माइनस ओमेगा एल को हम जीरो के इक्वल क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। क्लियर, इस टर्म को हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं, आर स्क्वायर को नहीं, इस पूरे टर्म को। क्यों, क्योंकि हम मानते हैं कि एक्सएल किसके इक्वल है, एक्सी के इक्वल है। अगर एक्सएल एक्सी के इक्वल है तो इम्पीडेंस के अंदर ये चीज़ क्या होगी, जीरो होगी। ये तो आपको सफिशिएंट सी ये कंडीशन पता है भाई, अगर एक्सएल एक्सी के इक्वल है तो ये पूरी टर्म जीरो होगी। हमने किसके अंदर, इम्पीडेंस केस के अंदर हमने अभी डिस्कस किया था। ये इम्पीडेंस कहाँ गया, इम्पीडेंस के अंदर हमने डिस्कस किया था ये चीज़ कि भाई ये होगा। क्लियर है, इम्पीडेंस के अंदर हमने डिस्कस किया था ये जीरो होगी अगर दोनों इक्वल हो गए तो यहीं पे अभी हम वही जो है केस यूज करेंगे कि भाई दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। क्लियर, तो ये टर्म आ गई। अब इस टर्म को मैं यहाँ पर आगे सोल्व करता हूँ। कैसे सोल्व करेंगे, अब आप लोगों को दिख रहा है कि तीनों के अंदर एक एक ओमेगा है, तो एक एक ओमेगा को उड़ा दो, यहाँ स्क्वायर बच गया, यहाँ ओमेगा बच गया। क्लियर, तो इस पूरे में से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लो। यहाँ देखो, यहाँ ओमेगा बचा हुआ है और ओमेगा कहाँ बचा हुआ है, एक अगर आप देखेंगे तो ओमेगा बच गया इधर, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी, इस एल को मैं उधर ले जाऊँ और आर स्क्वायर सी, इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ। किसी को कन्फ्यूजन, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया। अब ओमेगा स्क्वायर अगर मैं लिखना चाहूँ तो एल आर स्क्वायर बाई सी इंटू एल स्क्वायर सी, अगर दोनों के अंदर सेपरेट कर दूँ तो ओमेगा स्क्वायर बच गया 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई इंटू में एल स्क्वायर, ये बच गया। किसी को कन्फ्यूजन नहीं। अब अगर मैं ओमेगा लिखना चाहूँ ओमेगा स्क्वायर से तो ये लिख दूंगा, तो मेरा जो इनडेफिनेटली जो ओमेगा आया है, क्लियर, इनडेफिनेटली जो मेरा ओमेगा आ गया है वो ओमेगा क्या आ गया है, अंडर द रूट 1/LC माइनस, ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है भाई, आपको थोड़ी बोरियत महसूस हो रही होगी, बोर से हो रहे होगे आप, लेकिन ये जो है कैलकुलेशन पार्ट है। कैलकुलेशन पार्ट में आप खुद अपने हाथ से जब करते हैं तब आपको मज़ा आता है, वरना ऐसे ही लगता है भाई कि नहीं हो रहा है। क्लियर, यदि ये सर्किट, अब हम मान लेते हैं कि पूरा जो सर्किट था वो रेजिस्टेंस का था, अब ये आज को ओमेगा, अब हम कंडीशन केस अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। अब जब मान लेते हैं कि पूरा जो सर्किट था उसके अंदर रेजिस्टेंस जीरो था, मतलब आर जीरो था। अब आर जीरो था तो ओमेगा किसके इक्वल, एल सी के अंडर द रूट, इसके इक्वल आ गया, मतलब ओमेगा किसके इक्वल आ गया, 1 का रूट अंडर द रूट 1 ही होता है, तो एल सी इसके इक्वल आ गया ओमेगा, जब आर आपका जीरो था। अब हम ओमेगा को जानते हैं, ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई म्यू के, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, तो म्यू फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 1/2 पाई अंडर द रूट एल सी, ये क्या आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल दी हमने। और इसी फ्रीक्वेंसी को नाम दे दिया जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो आपको याद रखना है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आ सकता है 2 पाई अंडर द रूट एल सी, ये आपका क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। ये कई किताबों में ऐसे भी लिख देता है 2 पाई अंडर द रूट 1/LC, 1 का रूट 1 ही होता है, तो मैंने उसको डायरेक्टली इस तरीके से भी डिनोट आप कर सकते हैं, इस तरीके से चाहें तो इस तरीके से कर लेना, कन्फ्यूजन मत करना। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया है कि हमने पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्या किया। पहले तो देखिए, हमने ये पूरा करंट L माना, ये C माना, इस तरीके से हमें EMF निकालना है, EMF से हमने L की वैल्यू निकाल ली, LC की वैल्यू निकाल ली, दोनों के अंदर CMF EMF को कैंसिल किया, Z निकाला, रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल के करने के बाद ये केस हमने जीरो के इक्वल इंट्रोड्यूस कर दिया।
यहाँ से अपने को ओमेगा की वैल्यू आई, हमने आर को 0 पुट कर दिया, आर को 0 पुट करने के बाद हमने ओमेगा निकाला, इसी फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी निकाल ली, यहाँ से ओमेगा से फ्रीक्वेंसी बन गई, फ्रीक्वेंसी से जो फ्रीक्वेंसी नाम था उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये होती है। किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इसका लास्ट पार्ट बच गया इस यूनिट का, जस्ट आप 2 मिनट और रुक जाइए वीडियो के अंदर, दैट इज क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर बोल देते हैं इसे, क्या बोल देते हैं, क्यू फैक्टर भी कई जगह बोल देते हैं, कई किताबों में आपको क्यू फैक्टर ही लिखा मिलेगा बेसिकली। तो इसकी ग्राफिकली अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को, सिंपल अगर ग्राफ पूछ लिया जाए आपके मुझसे कि आई नोट और ओमेगा के बीच में कैसा ग्राफ बनता है, तो आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए। क्लियर। यहाँ पर जो ये फ्रीक्वेंसी है ये वेरी शार्प है, सबसे ज़्यादा शार्प ये फ्रीक्वेंसी होती है, शार्पेस्ट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर 2 ओमेगा एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान से देखें तो आप इस लाइन पे अगर मैं मिनिमम मानूँ तो यहाँ पर 2 ओमेगा की वैल्यू आएगी। तो आपको ये ग्राफ एक तो क्लियर होना चाहिए, कुछ इस तरीके से बनता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। कई जगह इसको शार्पनेस से भी डिनोट कर देता है, इस तरीके से भी। क्लियर। आई नोट और ओमेगा के बीच का मैंने ग्राफ आपको सिखा दिया। अब हम सीखते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर निकलता है 2 केसों में। क्लियर। एक तो निकलता है कैपेसिटर का, एक निकलता है इंडक्टर का। तो क्वालिटी फैक्टर अगर आपको निकालना है किसका, इंडक्टर का, तो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, 2 पाई एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर का निकालना है तो कैपेसिटर की एनर्जी ऊपर लिखो, बाय में जूल्स हीटिंग लॉ। जूल्स हीटिंग लॉ क्या कहता है, जूल्स हीटिंग लॉ क्या होता है, आई स्क्वेयर आर टी, टी टेम जो है इस तरीके से आई स्क्वेयर आर टी को लिखते हैं। अगर आपको इंडक्टर के केस में निकालना है तो 2 पाई एनर्जी जो स्टोर होगी किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर, बाय में आई स्क्वेयर आर टी। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये कैसे लिख दिया, ये डायरेक्ट है 2 पाई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बाय में आई स्क्वेयर आर टी। आई स्क्वेयर आर टी क्या होता है, जूल्स हीटिंग लॉ की डेफिनेशन होती है। और अगर इंडक्टर में लिखना है तो 2 पाई एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर आई स्क्वेयर आर टी। क्लियर है। अब एनर्जी जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती है। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर। क्लियर। तो इस एनर्जी को लिखते हैं हाफ एल आई स्क्वेयर। ये आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कैसे आएगा एनर्जी इसके अंदर की। सॉरी ये कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर केस की अलग है, कैपेसिटर के केस की होती है हाफ सी वी स्क्वेयर। वी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल, आई स्क्वेयर आर टी। क्लियर। इस तरीके से इसकी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब अगर मैं इस वी को मैं वी नोट मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं, वी मतलब वी नोट मतलब जो इनिशियल थी। और अगर अब हम देखें, अब आपको 2-3 टर्म्स और क्लियर होनी चाहिए भाई इसके लिए। तो अब अगर हम वेलो इसमें क्या दी हुई है, ऊपर पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, और यहाँ पर करंट दिया हो, तो अगर हम करंट में पोटेंशियल में रिलेशन निकालें तो वो क्या आता है, अगर आप लोगों को पता हो तो आई स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूँ, याद कीजिए आई स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई को क्या लिख सकता हूँ, वी आर एम एस। ये आर एम एस आपको पीडीएफ में सबसे पहली जगह ही दिया हुआ कि आर एम एस क्या होता है। क्लियर। ये होता है v बाय आर ही होता है सिंपल, लेकिन आर एम एस लिख लेते हैं, उसे हम रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू बोल देते हैं। और इस रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू की भी एक डेफिनेट वैल्यू होती है अंडर द आई नोट वी नोट इन बाय में वी नोट बाय में अंडर द रूट 2r। आर तो यहाँ था और वी आर एम एस की ये वैल्यू होती है। क्लियर है इस चीज़ को, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ इंट्रोड्यूस कर दो क्वालिटी फैक्टर के अंदर, 2 पाई हाफ सी वी नोट। वी नोट क्या है आपका, वी नोट तो वी नोट एज इट इज है, वी आर एम एस, वी स्क्वेयर आर एम एस आ गया, आर एम एस बाय में है इसके, ये आर स्क्वेयर आ गया, आर टी, तो एक आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो 2 पाई हाफ सी वी नोट स्क्वेयर बाय में। अगर मैं यहाँ पर वी आर एम एस की भी वैल्यू इंट्रोड्यूस करूँ, वी आर एम एस की वैल्यू भी अगर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा, वी नोट स्क्वेयर बाय में अंडर द रूट का 2 कैंसिल, रूट से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस तो पहले ही था, रेजिस्टेंस तो यहाँ पर पहले ही उपलब्ध था। क्लियर है, ये थी। और वी आर एम एस की वैल्यू, वी आर एम एस जो आपको इक्वल होता है इसके इक्वल होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ये बाय में 2 आ जाएगा, आर यहाँ पर पहले था ही, एक आर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, मतलब आर से आर स्क्वायर कैंसिल, और बाय में एक आर बच गया है, और यहाँ पर जो है इनटू में टी बच गया है।
इसमें किसी को कन्फ्यूज़न? अब वी स्क्वायर हाफ सी टी, इससे ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, 2πc में टी बच गया, 2πc और इनटू में एक आर भी तो है, ये आर देखो, ये आर ऊपर चला जाएगा, आर ऊपर आ गया। क्लियर है? अब देखिएगा ये टी है टाइम, तो फ्रीक्वेंसी किसके अपोजिट? टाइम के। तो मैं यहाँ पर टी को क्या लिखता हूँ? 2π सी आर, और 2π क्या होता है? ओमेगा सी आर, और ओमेगा सी क्या होता है? एक्स सी आर। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसको इतना आप इंट्रोड्यूस नहीं करें, इसको ओमेगा को ये ओमेगा नोट लिख लेता है, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है कैसे किया हमने? इस तरीके से ये क्या आ गई? क्वालिटी फैक्टर आ गया किसका? इंडक्टर के, सॉरी कैपेसिटर के केस में क्वालिटी फैक्टर आ गया। हाफ सी वी स्क्वायर इसकी एनर्जी स्टोर्ड होती है। आई नोट को मैंने वी आर एम एस में चेंज किया, पहले वी आर एम एस इसके इक्वल होता है, ये वैल्यू पुट की सिंपल, और आर से आर कैंसिल, और ये सारी वैल्यू डोनेट करते हुए यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आपको इंडक्टर फैक्टर की भी हम आपको एनर्जी पहले बता चुके हैं भाई, इंडक्टर की भी एनर्जी मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा, इंडक्टर की एनर्जी अब मैं निकालूंगा नहीं, इंडक्टर की एनर्जी हम फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझा चुके हैं कि कैसे निकलती है। तो इसकी देखिएगा कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। हाफ एल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है, आई स्क्वायर, बाई में क्या है? बाई में आई स्क्वायर आर टी। अब ये जो आई यहाँ पे होता है ये आर एम एस होता है, तो सिंपल आर आई आर एम एस भी किसके इक्वल होता है? आई नोट बाय √2 के इक्वल होता है। तो अगर इसका स्क्वायर लोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करो, 2π1/2 एल आई नोट स्क्वायर। क्लियर? ये चीज़ आपको यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ से मैंने इस 2 से इस 2 को कैंसिल, इस आई से इस आई को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ क्या बच गया? 2πl आर इंटू में टी बच गया, आर इंटू में टी ऊपर गया, फ्रीक्वेंसी 2π बन गया, एल आर बन गया, इसको मैंने ओमेगा लिख लिया, ये बन गया ओमेगा एल। क्लियर? और ओमेगा को अगर मैं एक इनिशियल फ्रीक्वेंसी मानूँ तो ओमेगा आर नोट। ये मैंने यहाँ पे किसकी क्वालिटी फैक्टर निकाल दिया? इंडक्टर के केस का। ये क्वालिटी फैक्टर किसका आया था? ओमेगा नोट सी आर। ये कैपेसिटर के केस का, ये किसके? इंडक्टर के केस का, ये कैपेसिटर के केस का क्वालिटी फैक्टर। क्लियर? तो इस तरीके से भाई यूनिट 1 भी होती है समाप्त। तो इसको एक बार दोबारा से देखिए कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कितनी होती है? आई आर एम एस, आई ये जो दिया हुआ था ये आई आर एम एस दिया हुआ था, आई आर एम एस को किस में चेंज कर लिया? मैंने आई नोट के अंदर चेंज कर लिया। आई नोट के अंदर चेंज करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? इस फॉर्मूले के अंदर यूज़ किया, इस फॉर्मूले के यूज़ के बाद सीधी कटिंग की है, ये किया है, टी को वी नोट में चेंज कर लिया, 2πv क्या होता है? ओमेगा होता है एल, और ये सिंपल ये फॉर्मूला। तो इसी के साथ भाई यूनिट 1 होती है कंप्लीट। मिलते हैं कि नहीं वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।